अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, मुझे कल के मैसेज आए हुए थे कि हेपेटाइटिस बी के ग्राफ के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, तो मैं यहाँ अपनी पूरी कोशिश करूँगी। होपफुली आप लोगों को समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। हेपेटाइटिस बी, इसका ग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, और ग्राफ जो है वो इसका थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था, तो मैं यहाँ पे समझाऊँगी, आप लोगों ने गौर से सुनना है, उसके बाद होपफुली कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, सबसे पहले जो है हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। ये देखिए मैंने कितना खूबसूरत जो है ना खूबसूरत तो नहीं है ना, इसका जो स्ट्रक्चर इतना वैसे दिखने में जितना खूबसूरत है ना, उतना ये गंदा वायरस है हेपेटाइटिस बी। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्या होता है। सबसे बाहरी जो होती है ना इसकी ये वाली, ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है कि सरफेस एंटीजन होती है। सरफेस एंटीजन होती है जिसके ज़रिए जाकर अपने ये हेपेटोसाइट्स के रिसेप्टर्स के साथ जाकर अटैच होता है इन एंटीजन्स के थ्रू, सरफेस एंटीजन्स के थ्रू। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को ये जो लाइंस नज़र आ रही है ना, ये हमारे पास क्या है, हेपेटाइटिस ई एंटीजन है। ठीक है, बाहर वाली सरफेस एंटीजन है, और ये जो लाइंस है, ये जो छोटी छोटी हैं, ये हमारे पास क्या है, हेपेटाइटिस ई एंटीजन है। उसके बाद ये देखें, ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहे हैं ये वाले, ये क्या है, हेपेटाइटिस सी एंटीजन है, जिसे हम कोर एंटीजन भी कहते हैं। इसके अंदर हमें नज़र आ रहा है ये हेक्सागोनल एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि न्यूक्लियोकैप्सिड है। आइकोसाहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियोकैप्सिड है, जो कि कैप्सिड क्या करता है, किसी भी जीनोम जो पार्टिकल होता है वायरस का, उसको इनक्लोज करता है। ठीक है, तो ये इनक्लोज कर रहा है किसको, जीनोमिक पार्टिकल को, जिनमें ये डीएनए प्रेजेंट है और ये डीएनए पॉलीमरेज है। डीएनए है और डीएनए पॉलीमरेज है। डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है, एक एंजाइम होता है जो कि डीएनए की रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इसकी ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, यहाँ पर ये जो हेपेटाइटिस बी का जीनोम होता है, यहाँ पर जो रेप्लिकेशन होती है ना, वो डीएनए से डीएनए भी बनता है और आरएनए से भी, ये नहीं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आरएनए से डीएनए भी बना सकता है। ठीक है, तो ये वाहिद वो हेपेटाइटिस है जिसके अंदर जो है वो डबल स्ट्रैंड डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, अब आते हैं, बुक में दिया हुआ है कि HPX प्रोटीन के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि HPX प्रोटीन भी होती है, कि भी देखने क्या होती है कि ये सेल की प्रोलिफरेशन करवा रही होती है और मेनली वायरस की रेप्लिकेशन करवाती है। ठीक है, सेल की प्रोलिफरेट करवाएगी मतलब तो वायरस की रेप्लिकेशन करवाएगी। अच्छा, हेपेटाइटिस ऊपर लिखा हुआ मैंने, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस का पता है, हेपा का मतलब क्या होता है, हिपेटोसाइट्स, और टाइटस का मतलब इन्फ्लेमेशन, हिपेटोसाइट्स की इन्फ्लेमेशन। ठीक है, अब हम इसकी फैमिली देखते हैं। फैमिली हमारे पास जो है वो इसकी कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, हिपेडना वायरस की फैमिली से। हिपेट का मतलब क्या है, हेपाटाइटस। ठीक है, याद रखना है, इसे आप लोगों को याद रखें। हेपा का मतलब होगा हेपाटाइटस, और डीएनए इसके अंदर होता है, तो हिपेडना वायरस। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को ना ये नाम याद रह जाएगा। ट्रांसमिशन देखते हैं कैसे होती है इसकी। पेरीनेटल ट्रांसमिशन हो सकती है जो कि मदर टू फीटल होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो सकती है। हॉरिजॉन्टल क्या होती है, एक होती है ना नेटल, मतलब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, मदर टू फीटस, और एक होती है हॉरिजॉन्टल जो कि सेम जनरेशन के दरमियान होगी, यानी नेक्स्ट जनरेशन के दरमियान नहीं, जो प्रेजेंट है, जितने भी हमारे पास करंट जनरेशन होगी, ठीक है, सेम टाइम में उनके दरमियान जो ट्रांसमिशन होगी वो सिक्रीशंस के थ्रू हो सकती है, कोई कट लग गया है तो ब्लड के थ्रू समथिंग। ठीक है, उसके बाद है आईवी ड्रग एब्यूज़। जो बहुत आईवी ड्रग एब्यूज़र्स होते हैं, सिरिंजेस यूज़ करते हैं, इंजेक्शंस यूज़ कर लेते हैं, उनमें ट्रांसमिट हो सकता है अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल इंटरकोर्स के ज़रिए। ठीक है, इसके अलावा जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट अब नहीं रही, क्योंकि इसको प्रॉपरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले स्क्रीन किया जाता है, तो अब इसके थ्रू ट्रांसमिट होने के केसेस बहुत लो हैं। उसके बाद है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस क्या है इसकी, ये देखें कितना खूबसूरत, कितना गंदा सा वायरस है, और हिपेटोसाइट इतना प्यारा सा बना हुआ है, उसको आके इसके अंदर इसने आके सबसे पहले रिसेप्टर्स के साथ जाके अटैच होना है हिपेटोसाइट की, और फिर अंदर एंडोसाइटोस्ट हो जाना है, यानी हिपेटोसाइट ने इसको इंगल्फ कर लेना है। ठीक है, हिपेटोसाइट के अंदर आएगा, आने के बाद इसने क्या करना है, जैसे ही हिपेटोसाइट के अंदर आएगा फ़ौरन से एक अलार्म बजेगा। ठीक है ना, ये अलार्म आएगा, यार वायरस आ गई, जल्दी से बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो एक्टिवेट करो, इसको ख़त्म करो। बॉडी का रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाएगा, वायरस स्पेसिफिक साइटोकाइंस एक्टिवेट हो जाएंगे, वो टी सेल्स को की तरफ भागेंगे, उसको बोलेंगे जाओ ये जाके वायरस को ख़त्म करो। टी सेल्स एक्टिवेट होंगे, CD4 CD8 सेल्स सारे
मेजर जो CD8 सेल्स होते हैं बहुत साइटोटॉक्सिक होते हैं, CD8 सेल्स, वो भी CD4 भी, ये सारे मिलकर क्या करवा देंगे, मिलके जो है वो वायरस को तो डैमेज करवाएंगे, उसको तो मारेंगे, साथ में हेपेटोसाइट्स को भी डैमेज करवा देंगे। इसकी वजह से हेपेटोसेलुलर डैमेज हो जाएगा, ठीक है, हेपेटाइटिस हो जाएगा, सारे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, ये सारा मैकेनिज्म होगा। अब हम देखते हैं कि 70% जो है वो केसेस कौन से होते हैं। जो 70% केसेस होते हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, मतलब उनमें कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे होते, माशाल्लाह से अच्छी बात है, एसिम्टोमेटिक को सिम्टम्स नहीं आ रहे होते, लेकिन हल्के फुल्के सिम्टम्स होते हैं, लाइक फ्लू लाइक सिम्टम हो गया, जिसमें चिल्स हो गए, माइल्जिया हो गया, नोजिया हो गया, हेडेक हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, ये वाले सिम्टम्स होंगे। लेकिन ये आम भी होते रहते हैं, बंदे को यार भूख नहीं लग रही, सर में दर्द है, नोजिया की कंडीशन है, तो बंदे को नहीं पता लगेगा कि मुझे हेपेटाइटिस वाली बीमारी है या ये वो समथिंग हो चुका है, ठीक है ना। तो ये हल्के फुल्के सिम्टम्स होंगे। 20% जो होते हैं ना वो सिवियर सिम्टम्स होते हैं। सिवियर सिम्टम्स में क्या आ जाएगा, अब उसको लोकलाइज पेन शुरू हो जाएगी। पेन लिवर कहाँ पर होता है, राइट हाइपोकॉन्टियम में, वहाँ उसको पेन होगी, ठीक है, जॉन्डिस हो जाएगा। और 10% में क्या होगा, क्रोनिक हेपेटाइटिस हो जाएगा, ठीक है, ये बहुत बुरी कंडीशन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है वो हमने इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखना है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो हमारे पास क्या होगा, इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 2 to 26 वीक्स होता है, ऑलमोस्ट ये 6 मंथ बनते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, जब वायरस इन्फेक्ट करता है बॉडी को और फर्स्ट सिम्टम अपीयर होने के दरमियान तक का जो पीरियड है वो होता है इंक्यूबेशन पीरियड। अब देखते हैं कि विंडो पीरियड क्या होता है। विंडो पीरियड क्या होता है कि जब वायरस बॉडी को इन्फेक्ट करता है, तो डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ इन द सीरम, जब एंटीजेंस ख़त्म हो जाती हैं, एंटीजेंस डिटेक्ट नहीं होती सीरम में, एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट हो रही होती हैं सिर्फ, तो उस एंटीबॉडी जब डिटेक्ट होती हैं तो उस पीरियड को हम कहते हैं कि ये विंडो पीरियड है, ठीक है। अच्छा, जिसमें एंटीजेंस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, मतलब कि डिटेक्ट नहीं हो रहे होते, कम हो जाते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी जो है वो एक्टिवेट हो गई है, एंटीबॉडीज एक्टिवेट हो गई हैं, तो ये होता है विंडो पीरियड। आगे हम फर्दर इसको देखेंगे विंडो पीरियड को, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एंटीजेंस कितनी तरह की होती हैं और एंटीबॉडीज़ कितनी तरह की होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राइट साइड पे कि जी यहाँ पे इस साइड पे देखते हैं कि एंटीजेंस जो है वो कितनी तरह के होते हैं। अच्छा, एक होता है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, जो कि बहुत बुरा एंटीजन है, बैड एंटीजन है। एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट आवर बॉडीज फाइट अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। समझ आई, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जो होता है ना, एक्चुअली इसी के अगेंस्ट फाइट करनी होती है बॉडी ने। अगर सरफेस एंटीजन ख़त्म हो गया, मेन वायरस ख़त्म, बंदा ठीक। अगर ये नहीं ख़त्म हुआ तो यही मेन वो गंदा एंटीजन है जो एक्यूट हेपेटाइटिस को क्रोनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। हेपेटाइटिस ई एंटीजन क्या करवाता है, अगर हेपेटाइटिस ई का लेवल डिटेक्ट हो सीरम में, इसका मतलब क्या है कि वायरस रेप्लिकेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, छलांगे मार रहा है, वायरस रेप्लिकेट कर रहा है बहुत ज़्यादा, लव टू ट्रांसमिट, ये वो कंडीशन है कि जब हेपेटाइटिस बी जो एंटीजन डिटेक्ट होंगे, इसका मतलब है कि ट्रांसमिट इन्फेक्शस बहुत बन चुका है, बंदा दूसरों को ट्रांसमिट कर सकता है, इसको घर में बंद कर देना चाहिए। फिर हेपेटाइटिस सी एंटीजन क्या होता है, ये कोर एंटीजन है, ये थर्ड एंटीजन जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हम एंटीबॉडीज़ देखते हैं। एंटीबॉडी जो है हमारे पास 3 तरह की होती हैं। हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटी हेपेटाइटिस बी ई के अगेंस्ट जो है, हेपेटाइटिस बी ई के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ होती हैं, और हेपेटाइटिस सी के अगेंस्ट होती हैं। जो हेपेटाइटिस बी है ना, कोर एंटीजन, इसके कोर जो है ना, ये बड़ी बुरी चीज़ है, सख्त किस्म का होता है, एक लेयर होती है, ठीक है। तो कोर के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो दोनों बनती हैं, IgM भी बनती हैं और IgG भी बनती हैं। डिपेंड करता है कौन सी कब बननी है टाइम पीरियड पर, कि फर्स्टली IgM बनती हैं और उसके बाद जो है वो IgG अपीयर होती हैं। अच्छा बच्चों, एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर सीरम मार्कर में हेपेटाइटिस बी एंटीजन मिलता है ना, सरफेस एंटीजन, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि ये अभी रिसेंट इन्फेक्शन हुआ है इसको, मतलब फर्स्ट सीरम मार्कर यही होता है जो सबसे पहले अपेयर होता है, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। और अगर इसके अगेंस्ट बॉडी मिलती है हमें, IgG अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन अगर मिलती है ना हमें, तो इसका मतलब है कि या तो बंदा क्योर्ड हो चुका है या वो वैक्सीनेटेड है, ठीक है। अच्छा, ये वैक्सीनेटिंग मैंने क्यों कहा है, क्योंकि जो वैक्सीनेशन होती है ना मेनली वो सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट होती है, तो इसमें सरफेस एंटीबॉडीज़ भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है।
एक तो ये आप लोगों को दोनों पॉइंट हमेशा याद रखनी है, सरफेस एंटीजन प्रेजेंट है इसका मतलब फर्स्ट सीरम मार्कर है, अभी रिसेंट इन्फेक्शन हुआ है। एंटीबॉडी अगर IgG एंटीबॉडी मिलती है ना सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट, इसका मतलब बहुत गुड साइन है, मतलब बंदा या तो क्योर्ड है या वैक्सीनेटेड है, बहुत अच्छी मतलब बात है ये, ठीक है ना। और अगर हेपेटाइटिस E एंटीजन अपेयर है तो इसका मतलब क्या है, एक्यूट हेपेटाइटिस है। एक्यूट का मतलब है कि वायरस बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट कर रहा होता है इस फेज़ में, जब हेपेटाइटिस E एंटीजन का लेवल राइज कर रहा होता है, ठीक है। अगेन बता रही हूँ कि हेपेटाइटिस अगर IgG हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट प्रेजेंट है ये एंटीबॉडी, इसका मतलब बंदा क्योर्ड है। अगर ये नहीं प्रेजेंट इसका मतलब ये क्योर्ड नहीं है। अब हम विंडो पीरियड को ग्राफ में देखते हैं और इन एंटीजन्स को भी देखते हैं ग्राफ में, सिंपल ग्राफ में। एक सिंपल सा ग्राफ है जिसे मैंने कोई माशाल्लाह एक्सेस पे भी नहीं लिखा हुआ, बस एक हल्का सा मैंने आपको ओवरव्यू देना है, आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जब आप लगा लें कि इंक्यूबेशन पीरियड्स का 2 to 26 वीक्स है ना इंक्यूबेशन पीरियड, चले हम लगा लेते हैं कि 2 वीक्स से स्टार्ट हो रहे हैं। 2 वीक्स में मेनली इंक्यूबेशन पीरियड ख़त्म हो गया और जो हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन का लेवल राइज करना शुरू हो गया है। तो आप यहाँ पे 2 वीक्स फॉर एग्जांपल अगर लिखते हैं तो यहाँ पे ये देखें जो फर्स्ट लाइन है ये जा रही है, ये देखें हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजन, ठीक है। और हेपेटाइटिस BE कहते हैं, मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना भाई, मैं तुम्हारे साथ साथ ही जाऊँगा। तो ये भी देखें, ये भी इसके साथ ही आना शुरू हो गया। अब ये दोनों जब पीक पे होते हैं ना तो यहाँ पे सिम्टम से पेड़ होते हैं, फर्स्ट सिम्टम से पेड़ होते हैं, वो नॉर्मली जो माइल्ड GI हेडेक और फीवर वाले होते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है कि ये एक्यूट फेस में जब होते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि जब ये उसके बाद ये डिक्लाइन करना शुरू कर देते हैं। क्यों डिक्लाइन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब इनके अगेंस्ट जो है ना जब ये अपेयर होते हैं तो अगर तो IgG बन जाए उस दौरान हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट, तो ये यहीं पे स्टॉप होकर ख़त्म होकर बंदा ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं एंटीजन का बचेगा, वायरस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मसला क्या है कि IgG बनने में टाइम लगता है, 6 मंथ के बाद ऑलमोस्ट ये अपेयर होती है। IgG बनने में टाइम लगता है, तो पहले जो एंटीबॉडी से बनेगी वो होगी IgM। IgM क्या करती है, वो कहती है कि चलो तुम तो देर से बनोगे, मैं ही पहले बन के इनको ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ, तो IgM बन जाती है। अब IgM जो है वो राइज़ का लेवल, जैसे इसका लेवल राइज़ कर रहा है ये डिक्लाइन हो रहे हैं, समझ आई। एक टाइम आएगा जब जो है ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। अब क्या करते हैं कि अब जो है ना IgG anti-HBs एंटीजन जो है वो, और नॉर्मली अगर हम कहते हैं कि 6 मंथ पे IgG जो है वो उसका लेवल राइज़ करना शुरू कर देता है। और जब ये पीक पे होती है ना IgG, जब ये, ठीक है ना, तो हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन जो होता है। अच्छा आप लोगों ने ना हमें एक बात याद रखनी है कि जो IgG anti-HB सरफेस बनने में टाइम लगता है, तो IgM कहती है कि चलो मैं ख़त्म कर देती हूँ। तो IgM जो होती है ना वो सरफेस के ख़िलाफ़ नहीं बनती। मेनली हमारा कंसर्न किससे था, ऊपर हमने बात की कि सरफेस वाला एंटीजन गया तो वायरस गया, सरफेस वाला के ख़िलाफ़ एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो काम ख़राब है। लेकिन IgM जो है वो सरफेस के अगेंस्ट नहीं बनती, सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट नहीं बनती, इसने बना होता है कोर एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक है। जो कोर होता है ना HBC एंटीजन, उसके अगेंस्ट बनती है IgM। अब वो IgM कोर एंटीजन के अगेंस्ट IgM भी बन सकती है और IgG भी बन सकती है, ये डिपेंड करता है कि अर्ली है या लेट है। अर्ली में IgM कोर एंटीजन जो है वो कोर एंटीजन के अगेंस्ट IgM बनेगी और लेट जो है वो IgG बनेगी। लेकिन अगर IgG बॉडी में अपेयर हो जाए अगेंस्ट द सरफेस एंटीजन तो फिर तो वायरस ही चला गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। अच्छा ये तो मैंने कहा था कि सिम्टम्स यहाँ पे होते हैं, बंदे को अपेयर होते हैं जब ये दोनों पीक पे होते हैं, सरफेस एंटीजन भी और ई वाला एंटीजन भी। अच्छा ये वाला जो है वो जो मैंने डब्बा बनाया हुआ है ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है विंडो पीरियड। विंडो पीरियड यहाँ आप लोगों का क्लियर होगा। विंडो पीरियड में क्या होता है कि जब IgM जो होता है ना वो IgM की वजह से जो कोर एंटीजन के अगेंस्ट बनती है, वो चाहे IgM है या जो IgG है जो कि कोर एंटीजन के अगेंस्ट बनती है, जब ये बॉडी में अपेयर हो जाते हैं तो इनका जो लेवल होता है वो इतना कम हो जाता है कि ये हमें सीरम में डिटेक्शन से नहीं मिलते। HB सरफेस एंटीजन भी नेगेटिव मिलता है और E भी नेगेटिव मिलता है, ठीक है।
और IgG एंटीबॉडी अगेंस्ट द सरफेस एंटीजन, ये तो हमने बात की कि है ही नहीं ना। अगर ये होती तो फिर तो बात ही क्या थी, वायरस से ख़त्म। ये तो अभी प्रेजेंट ही नहीं है, तो अभी लेट जाके बनना है, ठीक है। और IgG एंटीबॉडी अगेंस्ट द कोर एंटीजन जो है वो प्रेजेंट है। वो G भी हो सकती हैं, M भी हो सकती हैं। तो ये जो हमें सीरम में मिलती हैं, जब एंटीबॉडीज़ मिलती हैं अगेंस्ट द कोर एंटीजन, चाहे वो G है चाहे वो M है, और एंटीजन हमें कोई भी नहीं मिलता, तो उस पीरियड को हम कहते हैं कि ये विंडो पीरियड है, ठीक है। अगेन मैं दोबारा विंडो पीरियड बता रही हूँ ताकि आप लोगों को भूले ना, आप लोगों के दिमागों में ना फिक्स हो जाए। अगर IgG नेगेटिव है, मैंने आप लोगों को कहा था अगर IgG पॉजिटिव है, इसका मतलब है या तो बंदा क्योर हो गया या वो वैक्सीनेटेड है। अगर तो वो नेगेटिव है, इसका मतलब है कि बंदा क्योर ही नहीं है, ठीक है ना हम। और अगर HbS एंटीजन नेगेटिव है, जैसे हमने विंडो पीरियड में बात की, वही मैं दोबारा बता रही हूँ, HbS नेगेटिव है, HbE भी नेगेटिव है, तो हमने कहा था कि ये दोनों कब होते हैं, जब एक्यूट इन्फेक्शन होता है, अर्ली इन्फेक्शन होता है। तो ये दोनों भी नहीं है, हमें लगे कि बंदा इन्फेक्टेड ही नहीं है। IgG नेगेटिव हमें लगेगा बंदा क्योर ही नहीं है। लेकिन जब हमें सीरम में एंटीबॉडी अगेंस्ट HbC मिलेगी, चाहे वो IgM है चाहे वो IgG है, ठीक है, तो इसका मतलब है ये विंडो पीरियड है, ठीक है। याद रखें, HbC एंटीबॉडी ओनली सिर्फ तब अपेयर होती है जब पर्सन जो है वो इन्फेक्टेड होता है। पर्सन को प्रीवियस इन्फेक्शन हुआ है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो HbC एंटीबॉडी हमें मिलेगी, अदरवाइज ये नहीं मिलेगी। जहाँ HbC नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब है उसको प्रीवियस इन्फेक्शन नहीं हुआ, और जहाँ ये पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब है उसको कोई प्रीवियस इन्फेक्शन है, ठीक है। अब दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ यहाँ पे कि सरफेस एंटीजन अगर प्रेजेंट है, इसका मतलब है करंट इन्फेक्शन है, और अगर IgG इसके अगेंस्ट प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि बहुत अच्छी बात है, या क्योर्ड है या वैक्सीनेटेड है। कुछ क्वेश्चंस हैं जिससे आप लोगों के फर्दर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। इससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम करते हैं, क्या है ये। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर HbS एंटीजन प्रेजेंट है, अच्छा इससे साफ पता लग रहा है एंटीजन सरफेस एंटीजन प्रेजेंट है यार, अर्ली इन्फेक्शन है, HB एंटीजन प्रेजेंट है, अर्ली इन्फेक्शन है, दोनों साथ साथ ही तो इनका लेवल राइज कर रहा था, तो ये क्या होगा, एक्यूट फॉर्म होगी। अगर सरफेस एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा यार अर्ली इन्फेक्शन कोई भी नहीं है, सरफेस एंटीजन नहीं है, या फिर कुछ ऐसा हुआ है कि एंटीबॉडीज़ बन गई है इसके अगेंस्ट जिसकी वजह से ये ख़त्म हो गया। और आगे हम देखते हैं कि IgG एंटी HbS प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, मतलब एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट बन गई हैं, तो बंदा क्या हो गया, वैक्सीनेटेड है, इसका मतलब बंदा। समझ आई। क्योर हमने यहाँ पे क्यों नहीं कहा, क्योर हम तभी कहेंगे अच्छा HbS जो एंटीजन है अगर वो नेगेटिव है, IgG एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट, इसका मतलब है वैक्सीनेटेड है बंदा। अच्छा हमने कहा था जब ये प्रेजेंट होगा तो हम कहेंगे कि बंदा क्योर है या वैक्सीनेटेड है। तो यहाँ पे सिर्फ वैक्सीनेटेड का वर्ड क्यों मेंशन किया, ये क्योर में लिख के मैंने काट के दिया, क्यों, क्योंकि क्योर हम तभी कहेंगे जब उसको कि प्रीवियस इन्फेक्शन हुआ होगा। इन्फेक्शन होता तो बंदा क्योर होता है ना, इन्फेक्शन ही ना हुआ तो क्योर कैसे होना है उसने। तो क्योर तब होगा जब प्रीवियस इन्फेक्शन होगा, और प्रीवियस इन्फेक्शन जब होगा तो उसका मार्कर कौन सा प्रेजेंट होगा, कोर एंटीजन या कोर एंटीबॉडी, सॉरी, ठीक है। तो कोर एंटीबॉडी यहाँ पे तो हमें कहीं नज़र नहीं आ रही, सिर्फ हमें IgG एंटीबॉडी अगेंस्ट सरफेस एंटीजन्स मिल रही हैं, इसका मतलब बंदा वैक्सीनेटेड है, क्योंकि वैक्सीनेशन में जो एंटीजन्स होते हैं वो सरफेस एंटीजन्स होते हैं और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखें ज़रा, IgG एंटी HbC पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, कोर एंटीजन पॉजिटिव है, साफ पता लग रहा है बंदे को कि प्रीवियस इन्फेक्शन हुआ है। HbS एंटीजन नेगेटिव है, इसका मतलब बंदा HbS एंटीजन नेगेटिव है। आगे देखते हैं ज़रा क्या है, S नेगेटिव है, इसका मतलब है कोई एक्यूट इन्फेक्शन नहीं है, कोई रीसेंट इन्फेक्शन नहीं है उसको। और IgG एंटी HbS भी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कोई प्रीवियस इन्फेक्शन नहीं है, ठीक है। और IgG एंटी HbS जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि इसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं, लेकिन साथ हमें कोर एंटीजन के अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज़ मिल रही हैं। तो इसका मतलब है कि उस बंदे को कोई पास्ट इन्फेक्शन हुआ था, ये क्या शो कर रहा है, कोई पास्ट इन्फेक्शन हुआ था, और ये पॉजिटिव क्या शो कर रहा है कि वो बंदा क्योर हो चुका है, रिकवर हो चुका है। समझ आई।
और फोर्थ क्वेश्चन है, अगर IgG एंटी HBC पॉजिटिव है, साफ पता लग रहा है बंदे को कोई इन्फेक्शन है, प्रेजेंट है, कोई प्रीवियस हुआ था, HBS एंटीजन नेगेटिव है, सरफेस एंटीजन नेगेटिव है, मतलब कोई रीसेंट इन्फेक्शन नहीं है, ठीक है। और IgG एंटी HBS जो हैं, ये जो एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट सरफेस एंटीजन है वो नेगेटिव है। मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसी एंटीबॉडी है जो जिसने HBS एंटीजन को ख़त्म कर दिया है, मतलब IgM हो सकती है, वो कोर एंटीजन हो सकती है, अगेंस्ट कोर एंटीजन के ख़िलाफ़ IgM हो सकती है, IgG हो सकती है, ठीक है। लेकिन हमने कहा था कि इसमें जो है वो IgG एंटी HBS जो है वो नेगेटिव होती हैं। अगर IG एंटी HBS नेगेटिव प्रेजेंट हो ना, यहाँ पॉजिटिव होता तो फिर विंडो पीरियड ना आता, ठीक है। विंडो पीरियड क्यों होता, तो फिर तो वायरस ही वैसे ख़त्म हो जाना था, ठीक है। तो विंडो पीरियड जो है उसमें हमने ये बात करनी है कि IgG एंटी HBC जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब कोई इन्फेक्शन है। HBS एंटीजन नेगेटिव है, मतलब कोई प्रीवियस इन्फेक्शन नहीं है। और IgG एंटी HBS सरफेस जो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ हैं वो भी नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, साफ पता लग रहा है ये विंडो पीरियड है यार। विंडो पीरियड हमने यही कहा था कि सरफेस एंटीजन भी नेगेटिव, E एंटीजन भी नेगेटिव, और उसके खिलाफ सरफेस एंटीजन बनने में माशाल्लाह बहुत देर है अभी, IgG बनने में वो भी नेगेटिव हो जाएंगे, सरफेस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगी, ठीक है। लेकिन कोर के अगेंस्ट जो है वो IgG बन सकती हैं, IgM भी आ सकता है। अगर मैं IgG काट के यहाँ पे IgM लिख दूँ अगेंस्ट HBC तो भी सेम विंडो पीरियड ही आएगा। ये 4 क्वेश्चंस हैं, इस यहाँ पे कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएंगे और ये सारा इसका ओवरव्यू था। अगर हम इसको ज़रा बुक से देखते हैं तो बुक में आप ये देखें कि सबसे पहले हमारे पास ये देखें, ये ऑलमोस्ट टू वीक्स ही बनते हैं यहाँ पे, जितने भी हैं 0 to 4 लगा लें, 2 वीक्स जो भी है। यहाँ पे देखें सरफेस एंटीजन भी हमें मिल रही हैं, ठीक है। ये HBV-DNA भी मिल रहा है और HBE एंटीजन भी मिल रही है, ये सारे साथ साथ चल रहे हैं। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर आके जो है इन्होंने जैसे ये पीक पे गए, यहाँ पे हमें सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो गए, एक्यूट डिजीज़ आ गई, जॉन्डिस भी यहाँ पे हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। ये हमें यहाँ पे सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो गए। अब 3 तरह की एंटीबॉडीज़ एक्टिवेट होंगी फ़ौरन से। एक तो एंटी HBC जो कोर एंटीजन के ख़िलाफ़ फ़ौरन से एक्टिवेट होंगी, एक एंटी सरफेस एंटीजन के ख़िलाफ़ जो है वो एक्टिवेट होगी, और एक BE के ख़िलाफ़ जो है वो एंटीबॉडीज़ एक्टिवेट होंगी। HBC हमने कहा था कि कोर एंटीजन के खिलाफ वो IgM भी हो सकती हैं और IgG भी हो सकती हैं। ये देखें IgM, ये IgM बनी है, IgM 6 मंथ से पहले होती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। फिर क्या बनती हैं, IgG बनती हैं जो कि आगे कंटिन्यू करती हैं। देखें ये ग्राफ जो है वो कंटिन्यू कर रहा है, ये IgG वाला आगे कंटिन्यू करेगा, IgM तो यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। और जो सरफेस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं, हमने कहा था कि वो IgG होती हैं और वो थोड़ा लेट बनती हैं। ये देखिए थोड़ा लेट इसका ग्राफ शुरू हो रहा है यहाँ से, यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट 26 वीक्स बनेंगे ना, ठीक है। 6 मंथ के उससे थोड़ा सा पहले ही बन रही हैं, मतलब 6 मंथ के करीब ये बन रही हैं, अब शुरू हो रही हैं। और ये देखें एंटी BE के ख़िलाफ़ भी एंटीबॉडीज़ बनेगी। ये जो BE के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ और बॉडीज़ बनती है ना, ये कोई हमें बचाती नहीं है वायरस के इन्फेक्शन से, क्योंकि ये ना सिर्फ उसी एंटीजन्स को जाके अपने HBE को एंटीजन को जाके तभी इफ़ेक्ट करेंगे, उसको तभी किल करेंगे जब वो फ्री फॉर्म में होगा। तो फ्री फॉर्म वाले को सिर्फ ये ख़त्म कर देंगे, बाकी वायरस तो वैसे ही का वैसे ही होगा ना। वो जो बाउंड वाला होगा, सरफेस एंटीजन्स लेके फिर रहा होगा, तो वो तो ख़त्म नहीं होंगे, तो ये हमें कोई इतना ख़ास नहीं बचा रही होती। ये देखें यहाँ पे आई है, यहाँ पे ख़त्म हो गई है, चलो शुरू हुई थी और फिर उसको अपने एंटीजन जो फ्री फॉर्म में था उसको किल करके यहाँ पे ख़त्म होना शुरू हो जाती है। ये क्रोनिक स्टेट है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये देखें तीनों वही राइज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हमें सिम्टम्स मिल रहे हैं ये तीनों, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सरफेस एंटीजन हमें नहीं मिली जो कि इनको ख़त्म कर दे। सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी यहाँ पे कोई प्रेजेंट नहीं है, इसकी वजह से ख़त्म हो जाए, तो ये क्या करेगा, ये स्टेट ऐसे चलती रहेगी, ये क्रोनिक स्टेट बन जाएगी। और एंटीबॉडी जो मिलेंगी वो कोर एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ मिलेंगी, वो IgM हो सकती हैं, जो कि ये देखें यहाँ से शुरू हुई यहाँ पे ख़त्म हो गई, ठीक है। और इसके अलावा IgG जो कॉन्टीन्यूस स्टेट में जाएगी कोर एंटीजन के अगेंस्ट, वो देखें ये पर्पल लाइन जा रही है, लेकिन यहाँ पे हमें जो चीज़ चाहिए थी सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी, वो कहीं नज़र नहीं आ रही। हाँ, हमें anti-HB नज़र आ रही है, जो कि हमें कोई मेन हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रही होती। हाँ, ये सब ओवरव्यू था, अच्छे से समझना, अच्छे से पढ़ना, होपफुली आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।